रहे हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और प्राइम एट 4 में आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में आतिशी की नई पारी, लेकिन सीएम की कुर्सी कैसे रह गई खाली। योगी आदित्यनाथ का मैसेज साफ, कह दिया नहीं करूंगा माफ, जो करेगा वो भरेगा। ये पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। हरियाणा की लड़ाई हैट्रिक से पर्ची वाली सरकार पर कैसे आई, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और प्रसाद में चर्बी के खिलाफ युद्ध, हवन से मंदिर हुआ शुद्ध, ये खबर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो प्राइम एट 4 में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा होगी, एक एक अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन देश लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा पलटवार किया। एनकाउंटर पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया कि जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा, झोपड़ी उजाड़ने वालों का अंजाम बुरा होगा। अब माफिया हाथ जोड़ते हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया। और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कि कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। यूपी के भविष्य के साथ के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है बीजेपी। ये देखिए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट किया है, जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। और आगे आपको दिखाएंगे मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और एनकाउंटर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के पटियाला में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, प्रदर्शन अभी भी जारी है। वीसी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए ये छात्र। अब क्यों बैठे ये भी आपको बता देते हैं। वीसी यानी वाइस चांसलर ने हॉस्टल जाकर की थी छात्रा की चेकिंग। छात्रा की चेकिंग के विरोध में अब छात्र उतर आए हैं। नाराज छात्रों ने वीसी से इस्तीफे की मांग की है कि बिना जानकारी के आप कैसे जो छात्रावास है वहां पर आप चले गए। घाट खुद वीडियो बना रही है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से, वो आपको बता देते हैं। डकैती कांड में ये बड़ी खबर है। डकैती कांड में शामिल एक और आरोपित मारा गया उन्नाव में। आरोपी अनुज प्रताप सिंह ढेर हुआ है। 1 लाख का इनाम अनुज प्रताप सिंह पर रखा गया था, जिस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। अखिलेश यादव का जो हमने आपको पोस्ट दिखाया था यही है, अनुज प्रताप सिंह। डकैती कांड में बिग एक्शन हुआ है। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हो गया। पहले मंगेश यादव आपको याद होगा जिसका एनकाउंटर हुआ था, मंगेश यादव को भी ढेर कर दिया गया था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और एनकाउंटर के बाद डकैत जिसका एनकाउंटर हुआ अनुज, उसके पिता धर्मराज सिंह का बयान आया। धर्मराज कह रहे हैं कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई, बड़े अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। ये धर्मराज सिंह कह रहे हैं, उसके पिता। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है, राजनीति तेज हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर सवाल उठा और योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन की तरफ से कहा गया कि मंगेश के बाद अनुज के एनकाउंटर से हिसाब बराबर किया गया, जाति का चश्मा देख कार्रवाई नहीं होती है, बीजेपी ये कह रही है। ये तो पुलिस जवाब दे, क्या इसलिए किया है जो बात हम कह रहे हैं कि अकाउंट सेटल इनकाउंटर है, यही तो उनके पिता भी ये बात कह रहे हैं। और हम इनकाउंटर की प्रक्रिया के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। हम उस हत्या को भी गलत मान रहे थे, अब हम अनुज सिंह को भी मरना गलत मान रहे हैं, क्योंकि पुलिस का काम न्यायपालिका से सजा दिलाना है, खुद अपनी पिस्तौल से सजा देना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण करता है, वो जरूर जाति धर्म का चश्मा लगाकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है। केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठे मुख्यमंत्री आतिशी। सीएम आतिशी ने केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी। केजरीवाल की कुर्सी के बगल में कुर्सी रख दी है और वहां पर बैठकर पदभार संभाल लिया है। सीएम आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो कि भरत की थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊं रखकर काम किया, वैसे ही अगले 4 महीने में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करती रहूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। तो सीएम आतिशी के दफ्तर में खाली कुर्सी रखने पर जो सियासत थी अब वो गर्म आ गई। अब बीजेपी ने इस पर हमला किया, पलटवार किया। बीजेपी ने सीएम आतिशी पर पलटवार किया और कहा कि दिल्ली में ये ड्रामा बंद हो। दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह है आतिशी, पावर सेंटर अरविंद केजरीवाल के पास है, ये बीजेपी कह रही है और कह रही है कि भाई ये ड्रामा बंद कीजिए, बहुत हो गया ये ड्रामा। तो चलिए, आरएसएस से केजरीवाल के 5 सवालों पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है। आरएसएस से केजरीवाल के 5 सवालों पर सियासत तेज हुई है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर सवाल दाग दिए। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल के 5 सवालों के जवाब नहीं दे पाए मोहन भागवत। आरएसएस से सवाल पर सियासी वकीला खड़ा हो गया। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? आरएसएस राष्ट्रवादी है, इसके लिए केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों की कोई गारंटी की या उनके बयान की जरूरत नहीं है। आरएसएस इस बात का अपना आप में प्रमाणिक सबूत है। केजरीवाल साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप 5 सवाल आपसे पूछना चाहते हैं तो आपने कहा था अन्ना हजारे से, मेरा पहला सवाल है कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आप राजनीति में आए। आपने कहा दूसरा सवाल है कि सभी नेता भ्रष्ट हैं, सोनिया, राहुल,
सिब्बल, सब नेता भ्रष्ट हैं। लालू, मुलायम, मायावती सब भ्रष्ट बताए थे। उन्हीं से गठबंधन आपने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल और एडोब जैसी 15 कंपनी के सीईओ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे बात की। भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब अमेरिकन इंडियन है। अमेरिका इंडिया एक स्पिरिट है, जज्बा है। और भारत एक देश है जो जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. खबर है तेलंगाना से दावा किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव कांग्रेस जीत रही है। फुल ऑन कॉन्फिडेंट मूड में कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है, माहौल अच्छा है, सब एकजुट हैं, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। हालांकि दावा राजस्थान में भी किया। हरियाणा चुनाव जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है, वहां अच्छा माहौल है, सब एकजुट है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैलाते हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है। और आगे आपको दिखाएं प्रसाद की बेटे पर कसते कानून के शिकंजे की बेटे पर लगे आरोपों पर अब सांसद अवधेश प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे पर लगे सभी आरोप मनगढ़ंत है, सभी आरोप झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। उपचुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। ये सारी बात निराधार है, असत्य है, कोई बल नहीं है। परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार लड़ेगा। तो अवधेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह भी बड़ी खबर आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के बेटे से पुलिस पूछताछ करेगी। अपहरण, मारपीट करने का आरोप अजीत प्रसाद पर लगा हुआ है। जमीन विवाद में जान से मारने की धमकी का आरोप है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। रवि तिवारी नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अजीत प्रसाद ने उन्हें किडनैप किया, मारपीट की, सिर पर पिस्टल लगाकर धमकी दी। बताया जा रहा है कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जमीनों की खरीद फरोख्त का काम भी करते हैं और अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। और इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष बताया जा रहा रवि तिवारी का परिवार सहमा हुआ है। परिवार के लोग मीडिया से बात करने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं।
अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके परिवार के लोगों के साथ में मौजूद हूँ। ये लोग डरे हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। रवि तिवारी जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो भी घर पर मौजूद नहीं है। माता जी, सांसद जी कह रहे हैं कि आपके बेटे ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो गलत है, बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं उनके बेटे को। आपको लगता है कि ये फंसाने का हिस्सा है? क्योंकि आपके तो बेटे ने बताया होगा जो मारपीट हुई है। देखिए, परिवार के लोग डरे हुए हैं तो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो खौफ का आलम यह है। समाजवादी पार्टी के नेता जो गुंडई दबंगई की जिनकी खबरें अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के आती हैं, उस कड़ी में अयोध्या भी जुड़ा हुआ है। और चलिए आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, प्रसाद मिलावट मामले में विवाद के बीच में आज तिरुमाला मंदिर में शांति हवन का आयोजन किया गया। प्रसाद विवाद के बाद शांति और पूजन किया गया। मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। शांति होम और वास्तु पूजा भी यहां पर की गई है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है क्योंकि आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया, प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया, तो अब शुद्धिकरण। पश्चाताप के वो तमाम मंत्रोच्चार जो है वो यहाँ पर पढ़े गए और पूरे मंदिर अगर परिसर की बात करें तो यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया है ताकि भगवान वेंकटेश्वर को ये मांग सके, ये तमाम पुजारी जो है वो होम के जरिए मांग सके कि जो एक प्रतिष्ठा थी यहाँ पर और जो भरोसा था, खास तौर पर अगर हम भक्तों की बात करें, उसे वापस कायम कर सके। यही कारण है कि उन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर ये शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस किया गया और चारों तरफ इस वक्त आप देखेंगे कि इसी शुद्धिकरण प्रोसेस की एक तस्वीर आई, भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, पल भर में बरबरा कर गिरा पहाड़ का मलबा। एक हिस्सा छूटकर हाईवे पर गिरा और जब ऐसा होता है तो फिर उसको हटाया जाता है ताकि गाड़ियों का आवागमन हो सके। देखिए, जब चटक धूप पड़ती है तो पहाड़ ऐसे ही चटकते हैं। बारिश के बाद खास तौर पर बद्रीनाथ हाईवे व्यस्तम हाईवे है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है। बीजेपी ने श्रीनगर में चुनावी अभियान अब तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं इंजीनियर एजाज, रोड शो किया लाल चौक पर। इंजीनियर एजाज ने रोड शो किया और लाल चौक इलाके से बीजेपी कैंडिडेट, और ये देखिए के लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी के नेता इंजीनियर एजाज कैंपेन करते हुए आज इनका जो है रोड शो है लाल चौक के विधानसभा क्षेत्र में। और आपको दिखेगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट की यहाँ पे होर्डिंग्स लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी अभियान है वो श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम में तेज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों यहाँ पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम में 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी प्रचार है वो यहां पर तेज किया है। बीजेपी कैंडिडेट इंजीनियर एजाज किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, देखिए टाइम्स 12 संवाददाता से उनकी खास बातचीत। इंजीनियर एजाज ने डीडीसी का चुनाव जीता था। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। आज आप रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आए थे, आपकी खूब तारीफें हुई। क्या लक्ष्य है आपका और कितने कॉन्फिडेंट है कि आप जो लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से जीतेंगे? लक्ष्य यही है कि लोगों की सेवा करना, अपने लोगों की खिदमत करना, जिनको 70 साल उसका हक नहीं मिला उनको अपना हक देना। और मैं मानता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से सीट निकालेगी। और क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आप एड्रेस करने चाहते हैं? लोकल मुद्दे हैं, जैसे हमारे वेंडर्स का बहुत बड़ा इशू है, हमारे ऑटो का इशू है, हमारे माइनिंग का इशू है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, रोड्स का इशू है। ये लोकल मुद्दे हैं जिनको हम लेके जाएंगे। और जो बाकी पार्टियां आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, वो उनके जो उम्मीदवार है वो आपको कितने स्ट्रांग लगते हैं? और जो 2020 में आपने सफलता भारतीय जनता पार्टी को दी थी, क्या इस बार उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से आप सफलता दे पाएंगे? उस टाइम भी लोगों ने मुझे जिताया था और मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि मुसलमानों की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी में और मुसलमानों के लिए भी एक लीडरशिप जरूरी है। आप एक मुसलमान लीडर को चुन के लाइए जो मुसलमानों की बात करेगा और सेवा करेगा।